तो 3 चरण पूरे हुए, 3 चरण। 543 सीटों में से 282 सीटों पर वोटिंग खत्म, यानी चुनाव हो गया आधा। आधा चुनाव हो चुका है, 282 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की कुल मिलाकर 93 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में करीब 8% मतदान हुआ, 60%। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आंकड़े कम बढ़ते, जैसे हमने पिछली बार देखा, उस पर बवाल भी हुआ। 2019 में यह आंकड़ा करीब 66-67% के आसपास था, 2019 में तीसरे चरण का। हालांकि इस बार फाइनल आंकड़ों को सामने आने में जो वक्त लगा, उसके बाद सियासत भी शुरू हुई। अब तीसरे दौर के चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को चिट्ठी लिखी और चुनाव के आंकड़ों में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल तक उठाए। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि अब तक जो वोटिंग हुई है उसको आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आंकड़ा क्या कहता है? जैसे कि पहला चरण 21 राज्यों में वोटिंग हुई, केंद्र शासित जोड़ लीजिएगा, और सीट 102 थी पहले चरण में। अब आते हैं पहले चरण के बाद, क्योंकि ये पहले चरण के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, 21 राज्य और 102 सीटें। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में 13 सीटें और 13 राज्यों में 88 सीटों पर चुनाव हुआ, और तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव हुआ। यह तो बात रही सीटों की। अब आपके सामने ये वोटिंग परसेंटेज है। कैसे चुनाव गर्म है, लेकिन वोटिंग ठंडी ठंडी दिखाई देती है। वो एक है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल टाइप का। पहला चरण 2019 में 70% के आसपास वोट पड़े थे, यह आंकड़ा, और 2024 में 64% के आसपास आंकड़ा पहले चरण में दिखाई दिया। अब दूसरे चरण में देखिए, कमोवेश वही स्थिति दिखाई देती है, 3% कम इस बार 2024 में 64% के आसपास। तीसरे चरण में जो 2019 में 66% के आसपास था, 2019 में तीसरे चरण का हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि अभी आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जैसे पिछली बार हुआ कि 11 दिनों के बाद आंकड़े क्यों लेकर आए आप। अब जिन जिन राज्यों में तीसरे चरण में वोटिंग हुई, अब उस पर आते हैं। कर्नाटक 14 सीटों पर वोटिंग हुई, और 2019 में सभी सीट पर बीजेपी यहां चुनाव जीती थी। महाराष्ट्र 11 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई, और 2019 में बीजेपी यहां 4 सीटें जीती थी, शिवसेना शिंदे 3, एनसीपी 3, पवार गुट अजीत पवार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हुए, 2019 में बीजेपी 8, सपा 2 और बिहार 5 सीटें। 5 सीटें बिहार की जहां पर चुनाव हुआ, वहां पर जेडीयू के खाते में 3 आई थी, बीजेपी के खाते में 1, एलजेपी के खाते में 1। यह है बिहार का हाल। और गुजरात 25 सीटें, एक तरफा लहर बीजेपी की दिखाई दी थी 2019 में। बीजेपी सभी सीटें जीती। अब कितनी सीटों पर चुनाव बाकी है वो भी समझिए। फेज 4, 5, 6 और 7 फेज में चुनाव है। कुल मिलाकर 260 सीटें बचती हैं जिस पर अब वोटिंग होनी है। तभी हमने कहा था कि चुनाव आधा अब निपट चुका है। तो ये आधा चुनाव निपटना कोई तस्वीर दिखा रहा है क्या? क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव और 93 सीटों पर यह घमासान हुआ, जिसमें अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, डिंपल यादव, अक्षय यादव
तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। नारायण राणे, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले चरण में 102 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ देश में, और दूसरे चरण में 88 सीटों पर, तीसरे फेज में 93 सीटों पर। तो यह आंकड़ा संकेत क्या देता है, संदेश क्या देता है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आज जिक्र कुछ झलकियों का, कुछ तस्वीरों का, और फिर शुरू करेंगे सीधा मेहमानों की तरफ। देखो, ये चौकी इंचार्ज, ये चौकी इंचार्ज चौथी सर है, ये जो है अमन पर खलल डाल रहा है, काम कर रहा है, चुनाव आता है, ये खत्म हो जाएगा ना, बता रहा है, समझे? छीनने का अधिकार किसने दिया यहाँ पर तुम्हें? हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है, और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं, और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है। देख लो भाई, मीडिया के लोगों, यहाँ पे पूरी तरह से धांधली हो रही है। देखिए, जितनी भी क्रूरता से ये जो चुनाव चल रहा है, और जनता तो वोट कर रही है, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के जितनी क्रूरता से जनता के साथ जो व्यवहार और जो वोट परसेंटेज को रोका जा रहा है, तो देखिए, इनको ये पता नहीं है कि सरकारें बदलती हैं। तो कोई तरीका तो बता दो, 4 आदमी कैसे घूमे? आयोग का निर्देश है। बैठने का मतलब क्या है? देखिए, पूरे देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बढ़ा है, उनके 10 साल के कामों के प्रति बढ़ा है। हमारे लोगों का बस्ता घरों के अंदर से छीन करके ले गए, और लोगों को मार पीट करके धमकी दी है कि अगर यहाँ से अगर दोबारा बैठे तो इतने मुकदमे ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाओगे। जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है, और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। इस कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है, और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए, आपने कितनी कितनी घोषणाएं की और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम
कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर भारी बहुमत से चुन के देंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये उत्साह सरकार के पक्ष में है, सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने वाला है। खोखला है, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बतौर के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं। और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। तो पूरे हुए 3 चरण, आखिरकार किसमें कितना दम। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार सियासत का यह पैगाम कहता क्या है कि आधा चुनाव तो सीटों के लिहाज से निपट गया, अब आधा चरण बाकी है। प्रदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के चेहरे हैं, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ निपुण जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले निपुण जी शुरुआत तो आपके साथ करना चाह रहा था, लगता है आप रास्ते में हैं। प्रदीप जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप जी। जी सर। कुछ परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक? नहीं, फर्स्ट क्लास है सर। परेशान को दिखा देंगे, हो सकता है कि कैमरे में थोड़ी धूल जम गई हो, चेहरा साफ में दिख रहा हो आपको, वैसे एकदम चकाचक है। चकाचक है। अब की बार कितने बार? सर 400 पार हमेशा की तरह से, और अपने गृहनगर में बनारस में है तो कितने भी दुख रहे सब एकदम चकाचक हो जाता हूँ। कैमरे की गलती है, मेरी गलती नहीं, आप मस्त रहिए सर, बोलिए सर। नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था अब की बार कितने पार? पूरा आंकड़ा लेके बैठा हूँ सर। पिछली बार आपने छपाया था, इस बार मैं छपाऊंगा और मैं बता देता हूँ। नहीं सर, मैं क्यों चौंकाया? मैंने क्यों चौंकाया? आप सर 93 में से 91 पे हम आगे हैं। हाँ। कोई स्वीकार करे ना करे, ये स्वतंत्र है, ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि नहीं मेरा सच तुम्हारे सच से ज्यादा सफेद है और ज्यादा तगड़ा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे भी इस बार मैंने तैयारी कर रखी थी, जब आमंत्रण आया मैं कहा चावला साहब से तो हम तैयारी करके जाना होगा। तो आज की जो तैयारी है वह 93 में से 91 पे हम आगे, और राज्यवार मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। हाँ। नहीं, आप आंकड़े संभाल के रखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई आंकड़ों पर बात करता है। लेकिन वरुण जी सुना आपने, वो ये कह रहे हैं हम अपने उस नारे पर अड़िग हैं, अब की बार 400 पार, और आपके नेता सार्वजनिक रूप से मंचों से कह रहे हैं कि इन्होंने नारे लगाना बंद कर दिए। अब तो आधा चुनाव निपट गया, स्थिति तो बहुत हद तक साफ हो जाती है। देखिए भाई, जहां तक आंकड़ों की बात है तो मेरे मित्र ने अभी 93 में से 91 जीतने की बात कही, लेकिन ना मैं थोड़ा पीछे में जाना चाहता हूँ आपको। प्रधानमंत्री जी के भाषणों पर अभी कुछ दिन पहले जब भाषण देते थे प्रधानमंत्री जी, तो ऊपर से मंच से प्रधानमंत्री जी बोलते थे अब की बार, और नीचे जनता नारा लगाती थी 400 पार। आपको पिछले दर्जनों भाषणों में प्रधानमंत्री जी की वो बात पीछे छुप गई। अब प्रधानमंत्री जी जनता से नारे नहीं लगवाते, अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपके दरवाजे की भैंसे खोल ले जाएंगे, आपकी पत्नियों के मंगल सूत्र उठा ले जाएंगे, अब आपके यहाँ डकैती पड़ जाएगी, अब आपके यहाँ चोरी कर ली जाएगी। आप गिरते हुए भाषा का स्तर देखते हैं, आपको लग रहा है कहीं कि लालू जी का वो भाषा का स्तर देखा, वो मुस्लिम आरक्षण वाला? अब आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ वरुण जी, जब भाषा का स्तर गिरने लगे और वो भी सत्ताधारी नेताओं के द्वारा, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी नाव डगमगा रही है, और डगमगाने ही नहीं तो नाव डूबने भी वाली है। 150 पार करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वरुण जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, न आप हमारे मित्र हैं प्रदीप जी की तरह, आपकी बात मान लेता हूँ जी। आप कह रहे हो कि ये 150 निपट रहे हैं जी, मैं आपको मौका देता हूँ, अब की बार आपके कितने पार? देखिए हम इस तरह के मुंगेरी लाल थोड़ी है, हम यहाँ
इसकी बात कर रहे नहीं, कितने नहीं, पार? टारगेट तो फिक्स करोगे ना, ये हमारा लक्ष्य है, या फिर नहीं, ये नहीं, कि भैया देखिए, आप 44 से कम ना, 100 पे ना। पहुंच जाएं, मामला वहां देखिए, कुछ तो सोचा होगा ना। जितनी भी जब इनकी लोकसभाएं 150 आएगी तो आपकी कितनी आएगी, ये तो मैं जानना चाह रहा हूं ना। बाकी जो बचेगी वो सब हमारी रहेगी। अच्छा, खाता ना भाई जो आप बोले वही सही, मतलब आप ही के ये नेता कह ने कहा था ना, सकते हैं, केसरी ने, खाता ना भाई जो लोकतंत्र केसरी है, बोले वही अभिव्यक्ति की सही, आजादी या है, खाता ना भाई जो वरुण बोले या राहुल बोले वही लेकिन मैं सही। ये कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप इस बात को नोट करके रखिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मंचों से नारे नहीं लगवाते, हम करके दिखाते। जब हमारी 400 पार सीटें आई थी तो क्या वरुण हमने जी, नारे लगवाए थे जनता से? वरुण जी, हमने वरुण कहा जी। था कि इस बार 400 आ रहे। वरुण जी, हमने कभी नहीं वरुण कहा जी, इस बार। एक मिनट, क्या इस देश के इतिहास में, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, मैं उस तरह की डिबेट्स करता नहीं हूं, आप लोग जानते हैं जी। क्या इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद से किसी एक खास पार्टी के लिए पैगाम निकलता था कि इनको वोट करना? हुआ कि नहीं? नहीं, बहुत बार ऐसे बहुत हुआ कि नहीं वरुण जी? बहुत बार ऐसा हुआ ना? हाँ, हुआ। तो फिर ये विवाद कहां से लेकर आए कि भैया ये वहां से नारे लगवा रहे हैं, यहां से नारे लगवा रहे हैं? नहीं, तो एक खास पार्टी के लिए तब भी वोट के लिए अपील होती थी वहां से कि एक फतवा जारी हुआ है, फतवा जारी हुआ है साहब का कि इस पार्टी को वोट डालना है। ठीक है, नहीं ठीक है नहीं वरुण जी, फिर ये देखिए, हाँ तिलक भाई बात सुनिए। फतवा जारी करना किसी पार्टी ने तो कराया नहीं है, किसी ने कहा तो है नहीं कि आप फतवा जारी कर दीजिए। वरुण जी आप छोड़िए उस बात को, मैं इस तरह की नहीं, डिबेट्स छोड़ो करता क्यों? नहीं। आप अगर बात शुरू करेंगे तो भाई बात नहीं, निकली है आप- तो दूर चली आप- जाएगी। फिर अगर मैं- आप सवाल पूछेंगे तो फिर आपको जवाब नहीं, देना फिर पता पड़ेगा। चल जाएगा फिर वहां इफ्तार पार्टियां कौन करवाता था। नहीं, वो अरे क्या इफ्तार पार्टी, हमको इतराज थोड़ी इफ्तार पार्टी से, जिसको इतराज हो हम कभी नहीं तो कहते इफ्तार सबको करवाइए, इफ्तार पार्टी से इतराज है। लेकिन दीपावली के लिए भी बंदोबस्त करवाइए, है ना? बिल्कुल होता है। हाँ, आप हमारे तो यहाँ एक मिनट कांग्रेस प्लीज, कार्यालय मैं जाके प्लीज देखिए, हम इस तरह नवरात्रि की पर चर्चा फलाहार ना, कार्यक्रम मेरी करवाते डिबेट में हैं नहीं होता है, और रमजान में रोजा इफ्तार वरुण जी मैं इस करवाते तरह हैं। की चर्चा करता ही नहीं, प्लीज सॉरी। नहीं, हम भी उस पर नहीं जाना हाँ। चाहते। आपने बात करी प्रदीप जो जी, मत पे थी, प्रदीप जी तो मुझे उस जल्दी बात से पर जवाब कहना दीजिए, फिर दुबे जी भी हमारे साथ हैं और निपुण जी रास्ते में लग रहा है कहीं। हाँ प्लीज जल्दी से प्रदीप जी। जी, क्या कहना चाह रहे हैं पूछिए। पहले जी मुझे नहीं पता, ये भाई साहब जो है मैंने ध्यान नहीं दिया कि कांग्रेस के हैं या इंडी गठबंधन के किसी और दल से हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने रोकने का प्रयास किया कि नहीं हमारी डिबेट इस तरह से नहीं है, मैं अपना सम्मान करता हूँ उसकी, और उसी के आधार पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सबके भी विचार आ जाए। ऐसा नहीं कि मेरे पास तथ्य और तर्कों की कमी है, लेकिन मैं इस डिबेट को आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है और चूंकि मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं तो एक्साइटेड हूँ ही उन सबको खोलने के लिए। जब राज्यवार मेरे पास आंकड़े आए और मैं उन सबकी चर्चा चाहूंगा। 10 में से उत्तर प्रदेश की 10 में से 10 सीट पे हम आगे चल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जाए, मैं कह रहा हूँ कि हम जीत गए हैं, लेकिन प्रथम और दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार से दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी या जिस प्रकार से उन्होंने कहना शुरू किया था, अब इन्होंने जो एक बात कही कि 400 पार का नारा अब नहीं लग रहा है, तो मैं अब उसके काउंटर में बस यही विनती करना चाहूंगा कि सर जनता जो है ना समझ जाती है एक बार किसी चीज को, तो उसको बार बार कहना नहीं पड़ता, जनता समझ चुकी है। नहीं प्रदीप जी, आप ये कह रहे हो कि इसलिए नारा नहीं लग रहा कि जनता समझ चुकी है? निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है, अब की बार 400 पार ही है। नहीं उसके बाद सर आप एक मिनट, आप हर मंच पर एक नारा लगा रहे थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, अब की बार 400 पार। अब आप कह रहे हो कि जनता समझ गई इसलिए हम नारा नहीं लगा रहे 400 पार। अरे श्रीलंका का बोलिए, आप बोली कि कौन से नेता को आप देखना चाहते हैं? चावला जी मैं थोड़ा सा इसमें चलिए, अच्छी बात है कि हम लोग हंस लें, लेकिन क्या आवश्यक है? वरुण जी कह रहे हैं पिछले 5 या 10 दिन का कोई भाषण निकालिए जिसमें वो मोदी जी कह रहे हो अब की बार 400 पार। अच्छा, वरुण जी कांग्रेस पार्टी से है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ। अरे तो राहुल जी, वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन राहुल जी भी तो फटाफट एक बार कह के चुप हो गए। क्या चाहते हैं हम भी कहें कि आप राहुल जी फटाफट क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मैंने कहा आंकड़ों पर बात करिए, आंकड़े लेकर बैठते हैं, लेकिन पता नहीं पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था आज की बार 400 पार, ये नहीं बता पाएंगे। अरे राहुल गांधी पर बात करेंगे अभी मैं ठीक, एक मिनट दुबे जी हैं, दुबे जी एक मिनट, समाजवादी पार्टी और निपुण जी भी हैं, निपुण जी का चेहरा थोड़ा प्लीज अगर संभव हो पाए। दुबे जी कैसे हैं आप? बस आप कैसे हैं?
मैं तो ठीक हूं, बाकी राजनीतिक दलों के चेहरों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कुछ तनाव में दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक है? मैं कहाँ तनाव रहता हूँ, मैं तो तनाव में रहता ही नहीं हूँ भाई। बोलिए क्या स्थिति है? ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि सारी की सारी हमारी सीटें हैं। ये देखिए, आप इस बात का विचार करिए। हाँ। यही मैं देख रहा हूँ कि वोट ऑफ परसेंटेज, हाँ। यानी कि लोगों में क्रेज ही नहीं रहा, और वही लोग निकले हैं वोटिंग के लिए जिनको परिवर्तन करना है। आप सोचिए, जो सत्ता पक्ष का, जब भी अगर सत्ता पक्ष की लहर होती है, हाँ। आपने देखा होगा बंगाल हाँ। में कि वोट परसेंटेज कितना हाई हुआ था, और लास्ट टाइम 2014 के मुकाबले 2019 में वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज डे टू डे डाउन होता चला जा रहा है। दुबे जी, यानी कि लोग, दुबे जी एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूर करिएगा। अब ये आपको कैसे पता जो बाहर निकल रहे हैं वो आपके वोटर हैं? हमें इसीलिए मालूम है कि जिस तरीके से पिछले जो 2 इलेक्शन में वोट परसेंटेज बढ़ा था, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें इंक्रीज हुई थी, उससे ये था कि लोग खुश थे और लोगों ने दोबारा उन्हें चांस देने के लिए वोट किया था। ये इन्होंने, दुबे जी देखिए, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवाओं को परेशान किया, नौकरी नहीं दी, इन्होंने किसानों को परेशान किया, इन्होंने एमएसपी नहीं दी, इन्होंने महिलाओं को परेशान किया, इन्होंने है सुरक्षा नहीं दी। तो सारे वर्ग तो परेशान है इनसे, तो वोट डालने तो वही जाएगा ना जो परेशान है। भाई अगर आपको परेशान किया इन्होंने, तो आप वोट के जरिए ही तो अपनी परेशानी दूर करोगे ना। हाँ, तो वही तो वोट का परसेंटेज है वो। अच्छा, वही इनके है। वोट अगर इंक्लूड हो जाते, तो ये परसेंटेज बढ़ जाता। अच्छा, यानी कि निश्चित तौर पर सरकार डाउन जा रही है, इसलिए वोट परसेंटेज अच्छा नहीं है। अच्छा, आपका आधार क्या बता रहा है कि जैसे संबल वगैरह में ठीक ठाक वोटिंग हुई है, तो क्या उम्मीद वहां पे दिखाई दे रही है आपको इस टाइप? नहीं, हमारी जो 10 की 10 सीटें हैं, और पिछले 8 सीट, यानी कि 16, 10, 26 सीट का चुनाव हो चुका है। हाँ। 26 में मैं गारंटी देता हूं कि 20 सीट के आसपास हमारी आएंगी। 20 15 ±5। अच्छा, 20 सीटें आपकी आएंगी। 20 सीट के आसपास हम आ रहे हैं। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं वही हैं जो हमारे पक्ष में वोट डाल रहे हैं और आपके खिलाफ। अरे चावला जी, आपके सवालों पे तो मैं बलिहारी, मैं इससे बढ़िया शब्द और नहीं मेरी अभी शब्दकोश में है। जितना आप मुझे भी पछाड़ते हैं उतना दूसरों को भी पछाड़ते हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय। मैं थोड़ा आंकड़े पढ़ देता हूँ, सभी मित्रों के लिए आसानी होगी। आज तीसरे चरण के चुनाव में कुल 93 सीटों पे मेरी जानकारी के हिसाब से मत पड़े हैं, और जिसमें 91 तो हम आगे चल रहे हैं। मैं ध्यान दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ हम आगे चल रहे हैं। गुजरात में से 26 में से 26, कर्नाटक में 14 में से 13, महाराष्ट्र में 11 में से 9, उत्तर प्रदेश में से 10 में से 10, छत्तीसगढ़ में से 7 में 7, बिहार में 5 में 5, असम में 4 में 4, और गोवा में 2 में 2, बंगाल में 4 में 4 सीटों पे, दादरा और नगर हवेली में 2 में से 1 सीट पे हम आगे हैं। ये मेरे सूत्रों से, मेरी जो मैकेनिज्म है उससे ये आंकड़े आए हैं। हाँ। अब वो चाहे तो कह लें कि ये गलत है, वो खुश रह लें, मत के अंतिम 4 तारीख तक प्रसन्न रह लें, मेरे को काउंटर कर लें, मेरे से सवाल कर लें, मैं सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं कुतर्क नहीं करना चाहूंगा आज के इस समय में। और ये जो आपने प्रश्न पूछा कि आपको कैसे पता है कि जो मत देने निकले हैं वो आप ही के लोग निकले हैं, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका सही जवाब तो शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसका जवाब सही नहीं मिलेगा। और जहां तक रही, दुबे जी जवाब दीजिए प्लीज। तिलक जी, ये देखो, ये इसमें ये बता रहा है कि जहां से माननीय गृह मंत्री जी चुनाव लड़े हैं गांधीनगर, वहां पिछली बार 66% था और इस बार 55% रहा, यानी कि 11% का मार्जिन। आप विचार करिए, अहमदाबाद जहाँ 60% था वहाँ 50%, जहाँ 61% था वहाँ 49%। इस तरीके से अगर ये चुनाव जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जहाँ मैं अभी बैठा हूँ बड़ौदा में, वहाँ 68% वोटिंग लास्ट टाइम हुआ था और इस बार 57% हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि लोग खुश नहीं है। लोग नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रहा था दुबे जी, मैं आपकी थ्योरी पर यकीन कर लेता, लेकिन ये अगर मुझे थोड़ा विस्तार से समझा पाए कि जो वोटर बाहर निकल रहा है वो आपका वोटर है, मतलब कैसे? ऐसे कि जब मैं ये फैक्टर होने से पहले जब मैं घूमता था तो लोग बोलते थे
कि मैं त्रास गया हूँ, अभी परिवर्तन चाहिए। इन्होंने कुछ देखिए, इन्होंने 370 और उसके अलावा ये जो ड्रामा करते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना, सबने उसका स्वागत किया। जो भी हिंदुस्तानी है, ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं बचा किसी भी धर्म का जिसने उसका स्वागत ना किया हो, लेकिन उसका श्रेय आप ले जा रहे हैं कि हमने कर दिया। अरे आपने कर दिया तो पहले ही कर देते। दुबे जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप आधार बता दीजिए ना सर, जो बाहर निकल रहा है वो वोटर आपका है, मैं वो आधार पूछ रहा हूं आपसे। आप राम मंदिर पे चर्चा कर रहे हैं। तो यही है कि जब मैं उससे मिलता था तो उसकी जो व्यथा थी वो इस बात का इंडिकेट करती थी कि इस बार ये कुछ ना कुछ नया करेगा। नहीं, किसकी व्यथा? मतदाता। अच्छा, मतदाता। हाँ, अच्छा, ठीक, एक मिनट सर। निपुण जी, आपने तीनों राजनीतिक दलों के दमखम का जिक्र हमने किया तो आपने सुना होगा। अब तीनों दावा कर रहे हैं जो बाहर निकल रहा है वोटर, वो कह रहे हैं हमारा है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन दावे सभी के हैं जो बाहर निकल रहा है वो वोटर हमारा ही है। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहती है? निपुण जी, मैंने कहा कि क्या कहती है? आधा चुनाव तो निपट गया, अब क्या संकेत और संदेश है? मैं थोड़ा प्रश्न नहीं समझ पाया, दिलक जी आपको दोबारा दोहरा देंगे? सर, मैंने कहा आधा चुनाव निपट गया, क्या संकेत और संदेश छिपा इसमें? हाँ, ये बात सही है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और संदेश ये है कि देखिए अभी क्या है कि सीधी बात है, जैसे आप बता रहे थे कि मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन मतदान प्रतिशत कम रहने की जो मैं वजह देख पा रहा हूँ, 2 वजह देखिए मेनली मेरे को लगता है। एक तो होता है कि आपकी लहर चलती है किसी के समर्थन में, चाहे वो अगर रूलिंग पार्टी की हम बात करें। 2019 में जैसे हम देखें कि एकदम राष्ट्रवाद की लहर थी, उस लहर में की मोदी के समर्थन की लहर थी, उस लहर में आपका मतदान प्रतिशत अच्छा था। 2014 में क्या था? एंटी यूपीए गवर्नमेंट था और बहुत अच्छा विपक्ष ने एक माहौल बनाया था। उस समय भाजपा की विपक्ष थी, एक अच्छा माहौल बनाया था। तमाम तरह के आप देखिए, तमाम तरह के होर्डिंग, पोस्टर, हर तरह के सबका माहौल था, बहुत सारे आंदोलन भी थे। इस बार जो मुझे लग रहा है कि ना तो रूलिंग पार्टी ने इस प्रकार का कोई एक वेव होते ना कि नहीं इसका मोदी जी को फिर से लाना है, उस तरह की वेव मेरे को नहीं दिख रही। दूसरा, विपक्ष के साथ भी क्या है कि विपक्ष भी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे को विपक्ष अड़िग रहा हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, किसी न किसी तरह से, चाहे वो मोदी जी गोली फेंकते हो और ये उसको पकड़ लेते हो, या कोई भी मुद्दा, ना तो जातिगत जनगणना को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसी एक मुद्दे पर आप मुझे बताइए जिस पर आपकी 7-8 दिन तक डिबेट चली हो। रोजाना कोई ना कोई नई बात, नया कोई मुद्दा, नई कोई चीजें, तो पब्लिक भी। और मैं मानता हूं कि गठबंधन जो बना है, गठबंधन को लेकर भी जनता कंफ्यूज है। पहले तो बात क्या कि अगर गठबंधन से, यानी जो आई जो गठबंधन है, अगर ये पहले से एक कॉमन एजेंडा लेके आता है, कॉमन प्रोग्राम लेकर आता, तो शायद मुझे लगता है प्रभाव पड़ता। मैं मानता हूं कि ठीक है, अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाए, वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए था। एक पार्टी कह रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, एक पार्टी कह रही है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। आप 3-4 जो बड़ी पार्टियां हैं उनका आप एजेंडा लेके बैठ जाइए, जो उन्होंने बनाया घोषणा पत्र, उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि लोग कंफ्यूज हैं। दूसरी बात की एंटी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो साथ में लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन वही पश्चिम बंगाल में आज सुबह आप देखिए किस प्रकार से फाइट हो रही थी। और जब वो फाइट हो रही थी, एक जो झगड़ा हुआ, मुद्दा गौण है या फिर चेहरे के आधार पर ही चुनाव हो रहा है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दे बनने चाहिए थे चुनाव में, विपक्ष मुद्दों को नहीं बना पा रहे। जैसे 2014 में बीजेपी ने बनाया था मुद्दे। वरुण जी, इत्तेफाक रखते हैं जो बात निपुण जी कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे हो? नहीं, देखिए है, जहाँ तक मुद्दे की बात है, तो जैसा अभी निपुण भाई साहब ने कहा कि हम लोग मुद्दे पर अडिग नहीं रहे, तो बेरोजगारी को लेकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। दूसरा बात, पूरे भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक प्यार का, मोहब्बत का, जो भाईचारे का संदेश जो लेकर राहुल जी चले कश्मीर से कन्याकुमारी, मुझे लगता है वो एक बड़ा मुद्दा था। देश में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश हो रही थी, उसको जिस तरह से रोकने का प्रयास विपक्ष में खासकर राहुल गांधी जी ने किया,
वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला बिल्कुल चुनाव आते आते सामने आया, तो फिर ये पब्लिक बाहर निकल के वोट क्यों नहीं डाल रही? तो ऐसा नहीं कि किसी एक मुद्दे पर हम खड़े नहीं रहे या स्ट्रिक्ट नहीं रहे या एक मुद्दे पर लड़ाई नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तीनों मुद्दे ऐसे थे जिन पर कांग्रेस पार्टी खुलकर खेली है, खुलकर खेली नहीं, लड़ी है। हम लोगों ने संसद में इसके खिलाफ लड़ा है, सस्पेंशन झेला है, राहुल जी की सदस्यता गई है। ऐसे बड़े मुद्दे और क्या हो सकते हैं? तो बोलूंगा, मैं रिप्लाई दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कांग्रेस मुद्दा बनाने में कामयाब रही, तो मैं ये कहता हूँ फिर मुद्दा कब बनता है? मुद्दा तब बनता है कि जब आप सरकार का क्रिटिसिज्म करो और साथ में सोल्यूशन दो। आप सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? आप सोल्यूशन दे रहे हैं 30 लाख रोजगार। आप मुझे बताइए, भारत में 65% युवा आबादी है, तकरीबन आप मान के चलिए कि 90 करोड़ के पास युवा आबादी आपकी है। आप 90 करोड़ के लिए 30 लाख रोजगार का मुद्दा दे रहे हैं। ऐसे कैसे विश्वास कर लेगा कि युवा के 30 लाख में आप नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे? कोई एजेंडा तो आपने कहा 1 लाख रुपया गरीब महिला को दिया जाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति के मन में क्वेश्चन उठता है कि भारत में कितनी गरीब महिलाएं हैं, उसका कोई डाटा आपने दिया? और अगर आप कहते हैं कि भाई 10 लाख महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को, तो 1 करोड़ महिलाओं इंटू 1 लाख कितना बैठेगा? कितना बजट आप कहां से लेकर आएंगे? ये होता है बनाना। यानी कि आप जनता के सामने एक तस्वीर रखते हैं। जैसे 2014 में मोदी सरकार ने कहा पूरा हुआ या नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन उनका एकदम क्लियर एजेंडा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हम महंगाई। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, हम तो 30 लाख की बात कर रहे हैं। हम कहते नहीं, हम करने वाले लोग, हमने कर्जा माफी कहा था, वही कर्जा माफी करके दिखाया। कांग्रेस की बात वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। जनता पार्टी उन्होंने मुद्दा बनाया, उन्होंने मुद्दा बनाया, समस्या बताई, सोल्यूशन बताया। वो बात अलग है कि उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने चर्चा हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 90 करोड़ युवाओं को 30 लाख दे के काम चल जाएगा क्या? ऊंट के मुंह में कीड़े से काम चल जाएगा क्या? बता दीजिए मुझे। क्या लगता है कि ये 1 घंटे में इसका सोल्यूशन हो सकता है क्या? कोई सरकार 1 घंटे में सोल्यूट कर सकती है इसको? नहीं, कोई सरकार है कि 1 घंटे में सोल्यूट कर दे? मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, 90 करोड़ युवा है, 30। मैं एक सिंपल बात आपको बता रहा हूँ, अगर हम ये कहते हैं। निपुण जी, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट वरुण जी, निपुण जी का क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, वो रास्ते में है। प्रदीप जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि अब आधा चुनाव तो निपट गया, आपने कर्नाटक का जिक्र किया। ये कर्नाटक में वो जो प्रज्वल, क्या नाम है उसका, जो गायब हो गया, सीडी वाला, जिसके लिए आप वोट मांग रहे थे, वो मुद्दा चला कि नहीं चला वहां? सर, ये तो 4 तारीख के बाद चलेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं, कार्रवाई तो अब करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कार्रवाई तो होगी। नहीं, आपने कहा ना कि पिछली बार हम इतनी सीटों पर इतने जीत गए थे, तो वो मुद्दा तो इस वक्त हावी रहा कि नहीं? सर, ये मैं कोई मीडिया कर्मी तो हूँ कि ये मैं सर जान सकूं। सर, आप कह रहे थे आप आंकड़े लेकर बैठे, तभी मैं आपसे पूछ रहा था कि 14 सीटों पर पिछली बार आपने सभी सीटों पर चुनाव जीता वहां पर, तो अब प्रज्वल वाला मुद्दा वहां पर हावी है कि नहीं? सर, उसमें मैंने पहले कहा कि देखिए, वो तो असल में कर्नाटक का 2 तारीख 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन ये विपक्ष को भी जरा ध्यान देना चाहिए ना, क्या हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। और मैंने एक बात ये भी बोली चावला साहब कि उस पर कार्रवाई होगी, जांच चल रही है उस पर। और नहीं, कार्रवाई तो हो गई, वो भाग गया जर्मनी, ब्रजभूषण सिंह चला गया, कार्रवाई होगी, वापस भी आएगा। नहीं, वापस तो दाऊद भी आ रहा था, वापस तो ललित मोदी भी आ रहा था, और वो जो कैलेंडर टाइप बनाता है, क्या नाम है उसका, वो भी आ रहा था, किंगफिशर वाला। जी, वो जनाब भी आ रहे थे। बहुत से लोग चावला साहब वापस आए हैं, और वो भी वापस आएंगे। अच्छा, वो भी वापस आएंगे कि वापस आएगा? जी, 14 में से 13 पे हम कर्नाटक में आ गए। 13 में? 14 में क्यों नहीं? आज तीसरे चरण के मतदान में 14 में से 13। सर, कौन सी सीट से हम पीछे हैं, ये तो मेरे पास एक्यूरेट जानकारी नहीं है। आप चाहेंगे ये प्रज्वल चौहान चुनाव जीत जाएगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता?
क्यों? देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे उसके लिए। प्रधानमंत्री तो सभी के लिए वोट मांग रहे हैं, हम 400 पार के ऊपर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मीडिया इस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, मैं उसका पक्ष या उसका विरोध करने की बात के लिए नहीं मैं बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन असर तो पड़ता है, आरोप लगाने मात्र से अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते लगाते मुख्यमंत्री बन गए, तो उस पर भी आरोप लगे हैं। देखते हैं 4 तारीख को क्या पता लगता है। प्रदीप जी, बात तो बहुत अच्छी कही, तभी एक बात बोलता हूं मैं, राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूतों की दरकार नहीं होती है। वो फॉर्मूला सिर्फ केजरीवाल जी पर ही नहीं, सब पर लागू होता है। निश्चित तौर पे वो सब पर लागू होता है। गलत तो नहीं कह रहा ना? ना, कभी गलत नहीं कहा आपने वरुण जी, वो तो फॉर्मूला सब पर लागू होता है, हिट एंड रन। बिल्कुल। खैर, राम प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। राम जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, लेकिन चुनावी तस्वीर क्या दिखाई दे रही है आपको तीसरे चरण के बाद? क्योंकि आधा चुनाव तो निपट गया आप सीटों के लिहाज से, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? एक बड़ा अहम मुद्दा इस जो चुनाव में दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है हमारा पिछले चुनाव के मुकाबले 5 से 7% और कहीं कहीं 10% तक कम जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 10% लोग कौन है जो वोट ना कर रहे हैं? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। और जो मेरा इससे सोच है, मैंने कुछ ग्राउंड सर्वे किए, कुछ अर्बन एरिया से, कुछ रूरल एरिया से वोटिंग हो चुकी है, और ये रियलाइज किया कि जो अर्बन वोटर है वो कम प्रतिशत वोट कर रहा है बजाय इसके जो रूरल वोटर है। तो जब हम एवरेज कर रहे हैं 55%, लेकिन अर्बन वोटर का वोटिंग परसेंटेज 35-40% रह गया है। और मेरे विचार में ये वोटर एक बड़ा डिसइंचेंटेड बीजेपी सपोर्टर है, जो कई चुनावों में बीजेपी को वोट किया है, लेकिन इस बार किसी न किसी जैसे वो डिसइंचेंटेड है और बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है मेरे विचार में। ये पढ़े लिखे प्रवक्ता, हाँ अब आएगा मजा। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा जो शहरी मतदाता हैं वो बाहर नहीं निकल रहे जी, और इस बात की क्या गारंटी कि वो शहरी मतदाता वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करता है? माना जाता है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट का एक असेसमेंट है कि जो अर्बन मिडिल क्लास है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, वो बीजेपी का सपोर्टर रहा है पिछले 3 या 4 चुनावों में। अब नोएडा को अगर हम एग्जाम्पल लें, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर को, तो गौतम बुद्ध नगर के जो डेटा हमने निकलवाया, जो हाई राइज बिल्डिंग जहाँ मध्यम और अपर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो वहां पे मात्र 35% पोलिंग हुई है। राम जी, आप क्या ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई वो वर्ग बाहर नहीं निकला जो कह रहा है कि भाई मोदी ही आएंगे, क्या जरूरत है वोट डालने की, कुछ इस टाइप का है? दोनों बातें हैं। देखिए, ये भी है कि लोगों को लगा 400 पार, तो क्या जरूरत है वोट करने की, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी इंडिविजुअल मुद्दे पे, चाहे जीएसटी से परेशान है, लेकिन है बीजेपी के सपोर्टर। तो बड़े ही एक उदासीनता रही कि हम वोट ही नहीं करते इस बार, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। जब मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो समझने में आ रहा है। प्रदीप जी, इत्तेफाक रखते हैं जो राम जी बात कह रहे हैं, इस बात में कुछ दम तो है कि भाई आपने जो एक नारा दिया बार बार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और यही नारा आपके लिए जी का जंजाल बन गया कि भाई वोटर वोट डालने, आपका वोटर ही वोट डालने नहीं जा रहा। सर, मैं ये भी एक बात ये भी मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अर्बन वोटर्स हैं, ये कौन सी अथॉरिटी है जो डिक्लेयर करती है कि सारे अर्बन वोटर्स बीजेपी के ही हैं? क्या दूसरी पार्टियां इससे पहले शहरों में चुनाव नहीं जीतती थी? तो ये भी तो लॉजिक हो सकती है कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो मान चुके हैं कि यार हमने तो जीतना है नहीं, हम वोट डालने क्या चलता है, चलो छुट्टी चलता है। मेरे पास ये भी आंकड़ा है कि बहुत सारे लोग जो अर्बन रेजिडेंट हैं वो वोट नहीं डाल रहे, वो चले गए छुट्टी पे। तो कौन इसको सर्टिफाई या वेरीफाई करेगा कि वो जो वोट देने लोग नहीं आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के ही मतदाता है? वो इंडी गठबंधन के भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम शुरू से हम नहीं राम जी, जैसे उदाहरण के तौर पर ये संबल में जैसे तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई, तो इससे कैसे आकलन करेंगे कि आपके पक्ष में ही है? इसका आकलन का ये है कि एक्चुअली संबल का अगर आप डेमोग्राफिक देखें तो माइनॉरिटी कम्युनिटी काफी भारी संख्या में है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो अच्छा, माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर व्हाटएवर रीजंस हैज बीन वोटिंग अगेंस्ट बीजेपी,
और बीजेपी उनको कुछ नेगेटिव वे में बातें कही गई हाल फिलहाल में, तो इस वजह से कम आउट इन लार्ज नंबर। ये होता है ईमानदार प्रवक्ता। वरुण जी देख रहे हैं, आप लोग गोल गोल जलेबी बना रहे थे, वो खुलकर बता रहे हैं मुसलमान जो है वो हमारे पक्ष में वोट डाल रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ है, यही कह रहे हैं ना राम जी आप? नहीं, मैंने नहीं कहा। देखिए, वो एज ए कम्युनिटी उनके अगेंस्ट इतनी सारी बातें कही गई, तो दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ देयर सर्वाइवल एंड कंसोलिडेशन। मैं यही बात तो पहले आपके प्रवक्ता बैठे हुए थे वो बोल नहीं रहे, जलेबी बना रहे थे, मैं यही बात तो समझना चाह रहा था। वरुण जी देखिए आपके सामने, अब वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान वोट डाल रहे हैं वो हमारे पक्ष में वोट डाल रहे हैं और इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है इसलिए ज्यादा जहां पर हो रही है वो मुसलमान ही है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपने मेरी बात समझी नहीं, आप फैसले पर पहुंच गए, मेरी बात सुनने की नहीं थी आपने। मैं तो यही पहले ही नहीं, तो यही आधार है ना, तो फिर वो 80-20 वाली बात आ जाती है फिर तो यहाँ। नहीं 80 की बात जो कर रहे हो करने हम नहीं करते ना। नहीं, राम जी ने जैसे कहा कि भाई ये तो वही वोट है और बटन वही दब रहा है, और ये वही इलाके हैं जहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। देखिए, हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर और समीकरणों को लेकर। राम प्रताप जी का जो समीकरण है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, वो अपने हिसाब से बता रहे। मुझे जो सही लगेगा सर समझ देखिए सर, वरुण जी रुकिए ना, मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ राम प्रताप जी से। एक मिनट रुकिए। आप लोग जो जलेबी की तरह बात घुमाते हैं, उन्होंने बिल्कुल सीधी बात कही, कि भैया इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहां वोट बढ़ रहा है और वही वोट है जो हमारा है। स्टेट और फॉरवर्ड लग रही है, पर इसमें थोड़ा सा बाकी कुछ बात उन्होंने भी वही कही है, तो हम निपुण जी ये बात राम जी कह रहे हैं कि भैया जो माइनॉरिटी वोट है, जो मुस्लिम वोट है, या फिर जो बाहर निकल रहा है वो हमारा वोट है। इस जो खास तौर पर वहां इलाके जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, और ये वही इलाके हैं। हाँ, नहीं, राम जी की बात काफी हद तक सही है, लेकिन मैं 2-3 बातें इसमें कहूंगा। देखिए, परंपरागत रूप से हम देखें तो मध्यम वर्ग जो है वो बीजेपी को वोट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपका पॉवर्टी यानी कि जो आपका गरीब वर्ग है, जिस 25 करोड़ गरीब व्यक्ति को गरीबी रेखा से, जो आपकी क्या बेहद गंभीर जो गरीबी रेखा होती है, इसको बहुआयामी गरीबी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला, ये तो सब गरीब तबका है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या गरीब तबका फिर बीजेपी को वोट नहीं करेगा? ये तो कहना गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप ही का पॉइंट लेकर जा रहा हूं। राम प्रताप जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं लाभार्थी जो जाति है, लाभार्थी जाति जोड़ दूं निपुण जी? वो कह रहे हैं लाभार्थी जाति फिर किसको वोट डालेगी? अगर आपके मुताबिक माइनॉरिटी आपको वोट कर रहा है, मुस्लिम आपको वोट कर रहा है, तो लाभार्थी जाति जो बनाई है बीजेपी ने, वो किसको वोट डालेगी? बिल्कुल, बहुत सही सवाल और बहुत सही बात निपुण जी ने कही। मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि जैसे मैंने जब नोएडा का एग्जाम्पल दिया और कहा कि जो हाई एंड सोसाइटीज हैं वहाँ पे वोटिंग कम हुआ, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज 70-80% जो हुआ लोअर इनकम क्लास लोकेलिटीज, उसमें बेनिफिशियरी क्लास भी है, और बेनिफिशियरी क्लास बाय एंड लार्ज जो है बीजेपी का वोटर है, बिकॉज दे आर गेटिंग। तो इसमें आपको ये कभी डिनाई बेनिफिशियरी क्लास जो है बीजेपी, तो इट्स अ मिक्स बैग। मैं जो हूँ आपको एक बैलेंस वो देना चाह रहा था, और जो मैं एग्री करता हूँ जो निपुण जी कह रहे हैं कि कुछ परसेंटेज लाभार्थी क्लास जो वोटर बढ़ा है वो बीजेपी के पेपर में गिरा होगा। प्रदीप जी इत्तेफाक रखते हैं राम जी की बात से? इसको ना मानने के और कोई दूसरे कारण मुझे अभी तो नहीं दिख रहा। तो मान रहे हैं मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया? लाभार्थी, ने लाभार्थी शब्द का प्रयोग किया, और ये जो डीप ग्राउंड ट्रेनिंग है ना सर, इसके स्पेकुलेशन ही हो सकता है आज भी। मैंने कहा कि मेरे डाटा शो कर रहे हैं कि हम आगे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम इससे जीत चुके हैं। तो जब तक फाइनल डेटा नहीं आ जाता तब तक इसको केवल स्पेकुलेशन लॉजिक चलती रहेगी। नहीं सर, अभी तो ओवैसी की पार्टी से पूछोगे वो कहेंगे कि हम 450 सीट जीत रहे हैं। अरे सर, पूछ के देखिए, सीपीआईएम से पूछे वो कहेंगे कि भैया हम 500 की 500 सीटें जीत रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे उतनी सीटों पर। चावला जी, एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ। मैं अभी बंगाल में गया था, मेरी लोकसभा क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी थी। बंगाल में ममता दीदी आई ही सीपीआईएम वालों को साइड करते हैं, और पहले जब विजिबिलिटी होती थी, झंडा बैनर टंगता था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैं हालांकि मैं तो अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जहाँ टीएमसी के
70 झंडे देखिए वहां। देखिए राम प्रताप जी ने एक बिल्कुल सीधी सपाट बताई बात। उन्होंने कहा ये जो मिनोरिटी है जो वोट डाल रही है वो हमारा वोटर है, इसलिए यहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इससे सिंपल और सीधी बात नहीं कह सकता कोई। कम से कम इतनी हिम्मत तो कोई प्रवक्ता नहीं रखता कोई किसी पार्टी को। केवल माइनॉरिटी ही वोटर है क्या? अन्य लोग वोटर नहीं है क्या? जो दूसरे लोग वोट करने आए जो वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है वो। राम जी रिएक्ट करना चाह रहे। राम जी। जी मैं ये कहना चाहता कि रियल इश्यू ऑन ग्राउंड जो है ना वो अब सामने निकल गया चुनाव में। और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि अब फिर से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई और जो अग्निवीर जो लोगों गांव के नौकरी लगना बंद हो गई, ये सब चुनाव के मुद्दे है क्योंकि रियल। और जो केस पे वोट हमारे देश में हो रहा है कि अमीर होते चले जाए और 2% हिंदुस्तान के लोग जो है पूरे 8% से 100 गुना ज्यादा, ये सब लोग समझ रहे हैं। और इसकी वजह से ये चुनाव जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। प्रदीप जी। सर मैं अपनी उस बात को फिर से दोहराऊंगा कि केवल माइनॉरिटी 80-20 जिसको कहा जाता है, अगर 20 लोग सारे के सारे आ गए और 80 लोगों में से 20 लोग नहीं आए मत देने के लिए तो ज्यादा मत कितना है? मैं समझा नहीं आपकी बात, थोड़ा विस्तार से समझा पाएंगे? माइनॉरिटीज आप कह रहे हैं कि फुल फ्लेज आई, पूरा परिवार आ गया, बल्कि जो लोग मृत हो गए तो वो भी आके उनको कोई ना कोई वोट डाल दिया, मान लेते हैं। लेकिन केवल माइनॉरिटी ही वोट करने आए और बाकी लोग वोट कर, इस बात को कौन कह रहा है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे लोगों ने वोट दिया, क्या वही राम प्रताप जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज हमें वोट करते हैं? लेकिन क्या आवश्यक है कि जो दूसरे ओबीसी है, SC ST है, वो भी वहीं को वोट करते हैं? गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स की बात हो रही है। चलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये जो योजनाएं आ रही है किसको आ रही है। तो अगर माइनॉरिटीज ने योजनाएं ली और उन्होंने हमें वोट नहीं किया, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुसंख्यक भी तो बहुत है जिनको योजनाओं का लाभ मिला और उन्हें हमें वोट किया। सिंपल सीधी सी बात कह रहा हूं मैं। बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच में एक बहुत बड़ा भेद है और उस भेद को समझने के लिए तो ये कहना मेरे समझ से तो आवश्यक है कि देखिए बहुसंख्यक वोट कर रहे हैं। मान लीजिए 60% वोटिंग हुई। ठीक। वरुण जी मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, अगर ये वाकई जैसे अभी निपुण जी बता रहे थे कि भाई ये चुनाव जो है माहौल के आधार पर लड़ा जाता है और आप लोग माहौल नहीं बना पाए इसलिए जो है वोटिंग परसेंटेज बता रही है कि इस बार मामला कुछ ठंडा ठंडा कूल टाइप का है, गर्मी बढ़ रही है लेकिन वोटिंग ठंडी है। देखिए नहीं, वोटिंग ठंडी नहीं है। एक तरफ के लोगों का उत्साह मरा हुआ है जो सरकार को बनवाने में पिछली बार बहुत एक्साइट थे, जिनको बहुत एक्साइटमेंट था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस बार उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो बूथ तक जाना ही नहीं चाहते। उनकी सरकार से इतनी निराशा है, उन्होंने उनकी कोई भी अपेक्षा सरकार से। आप ही की बात मान लूं तो दूसरे पक्ष को कहां किसको प्रधानमंत्री बना रही है जनता, ये भी तो बता दीजिए ना। देखिए जनता तो वहां भी कंफ्यूज है। मेरी बात, इस बार लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, ये तय है। वरुण जी किसको बनाना चाह रहे हैं तो वही बता दो मुझे जी। किसको बनाना चाह रहे हैं? इस बार राहुल गांधी को बनाना चाह रहे प्रधानमंत्री। किसने कहा आपसे? वोट कर रहे हैं उसमें एक मिनट, राम प्रताप जी सही कह रहे हो? अभी तो ऐसा कुछ तय हुआ नहीं है, तो इस चुनाव के बाद जब बैठक होगी उसमें तय होगा। वरुण जी वो कह रहे तय ही नहीं हुआ है, किसने बताया आपको? हाँ ये ठीक है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन है ये सबको मालूम है। ड्राइविंग सीट पर बहुत कॉमन सेंस की बात है। रुकिए एक मिनट वरुण जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। उत्तर प्रदेश में आप कंडक्टर वाली सीट पे भी नहीं हो, बुरा मत मानिएगा। हाँ ठीक है। नहीं ठीक है नहीं, रास्ता वहीं से जाता दिल्ली का। नहीं उसमें ना रुकिए, उस बस में ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव है, कंडक्टर की सीट पर भी वही है, सवारी भी वही बिठा रहे हैं। आपको बिठाया, ये थैंक यू बोलिए उनको, ये मत बोलिए कि ठीक है। भाई एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट। देखिए जब लोकसभा के सिनेरियो होता है, जब इंडिया गठबंधन का एक सीन बना, एक नेतृत्व बना, पूरा तय हुआ, तो सबने ये जाना, कुछ लोगों को छोड़कर, कि इसमें ड्राइविंग सीट पर कौन है या कौन सी पार्टी है जो यत्र तत्र सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, कोई भी ऐसा स्टेट। इवन मणिपुर में जेपी भाग खड़ी हुई, वहां कांग्रेस से लड़ रही।
तो आप ये समझिए ना, सबसे ज्यादा इस समय ड्राइविंग सीट पर कौन है? ड्राइविंग सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी है, पूरे देश में व्याप्त कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन वही ड्राइविंग सीट, एक मिनट जाना, रुकिए ठीक है, वो बैठक में तय होगा। आपका ड्राइवर इसका मतलब कंफ्यूज है, जाना अमेठी था पहुंच गया रायबरेली। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं तो ये आपका कह रहा हूँ, ड्राइवर इसका मतलब कंफ्यूज है कि जाना अमेठी था पहुंच गया रायबरेली ड्राइवर। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और ये बैठक में ही तय होगा। राम प्रताप जी से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन आप ये सर वो बात बात का मसला है, वो आप लोग हैं, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? आप क्या पता 4 तारीख को आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लो फिर। नहीं, हम स्विच ऑफ करने वाले लोग नहीं। एक दिन आपने और पहले ये बात बोली नहीं, मैं तो हर बार ये बात बोलता हूँ, बाद में प्रवक्ता बोलते क्या है कि ना चाचा की, फूफा की, ताया की, बुआ की लड़की की शादी है, उस पे हूँ अभी नहीं, आज आपने दूसरी बार ये बात कही है, तो मैं ये बात झेल चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कमिटमेंट कर रहा हूँ 4 तारीख को मेरा वरुण जी, मैं सीधी सपाट बात करता हूँ, इधर घुमाता नहीं। पूरी दमदारी से अपनी बात रखूंगा, और आप मुझे जीत की बधाई दे रहे होंगे। ठीक, मेरे लिए सबका तराजू बराबर है, चाहे वो राम प्रताप जी हो, आप हो या प्रदीप जी हो। मेरी आदत यह है कि मैं आप लोगों की मिठाई खाता नहीं, क्योंकि मेरे को शुगर हो जाएगा और मीठा बोलना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों की मिठाई आप लोगों को मुबारक। खैर, कड़वा बोलना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जी प्रदीप जी, बाकी सब तो ठीक है, एक खबर और देश में, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, अर्ज करूं? थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, पता है आपको? खबर मिली? 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहला रुझान है? सर, पहला रुझान या आखिरी रुझान ये तो अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण खबर है, और उस पे काम करके उसको सही कर लिया जाएगा। जिस सरकार में निर्दलियों की बैसाखियों के सहारे आप चल रहे थे, उस सरकार के 3 निर्दलीय विधायकों ने आपसे समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया। ठीक है सर, वही कांग्रेस की सरकार 91 से लेकर के 97 तक अल्पमत में चलती रही केंद्र में, तो अगर वो चली है तो हमारी भी सरकार चलती रहेगी। आपको कबूल है सर ऐसी सरकार? नहीं, कबूल की क्या, कबूल की आप तो पूरे देश में नारा लगा रहे हो अब की बार 400 पार, और हरियाणा की स्थिति बताऊं सर आपको? एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट क्लियर कर देते ना। हरियाणा में विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है सरकार को, और जब बहुमत अगर कोई विपक्षी दल ले आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो हम उस पर काम करेंगे और उसको सही करेंगे। अच्छा, केवल 1 मिनट प्रदीप जी को लाइए स्क्रीन पर, 1 मिनट प्रदीप जी को लाइए, एक मिनट प्रदीप जी को स्क्रीन पे लाइए, 1 मिनट। प्रदीप जी, कहना क्या चाह रहे हो? अंतरात्मा की आवाज लगाओगे, वो भी जोर से? नहीं चावला जी, अगर प्रदेश सरकार को बचाना है, संविधान को सर्वोपरि मान करके हर वो काम किया जाता है जिससे संविधान की मान मर्यादा बची रहे। और अच्छा, संविधान बचाने के लिए आप अंतरात्मा की आवाज लगाओगे? चावला जी देखिए, आज हम आगे हैं और मैं उस प्रसन्नता को छिपा नहीं पा रहा हूँ। आपके सवाल तीखे होते हैं और मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ कि ये जो 3 लोग अभी जिन्होंने जो है समर्थन वापस लिया है, ये कल समर्थन दे भी सकते हैं, ये किसी दल के थोड़ी है, निर्दलीय कैसे प्रदीप जी जरा समझा पाएंगे? उनकी नाराजगी के कारण होंगे, और उनके कारणों को निवारित कर दिया जाएगा। कोई भी कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है, तो आखिर किस आधार पर अभी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं वरुण जी जल्दी से? प्रदीप जी कह रहे नाराजगी दूर कर देंगे। सीबीआई है, अभी तमाम हथियार प्रदीप जी के पास है, उन सब का इस्तेमाल होना बाकी है अभी वो पूरा। मिश्र जी कम से कम सीबीआई इस समय पिंजरे का तोता नहीं है, बाकी सब तो चलिए ठीक है, आरोप लगते रहेंगे, सब चलता रहेगा, लेकिन सीबीआई वाकई में पिंजरे का तोता नहीं है। वो ये कह रहे 2014 से पहले था, अब नहीं है, अब आजाद पंछी है। राम प्रताप जी रेट करना चाह रहे, राम प्रताप जी बोलिए। जी, बस मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बात रेज करना चाहूंगा इस चुनाव की, कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हमारे देश में बढ़ती जा रही है, इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज किया जा रहा है इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बात हमारे लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी हम बात कही कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो फिर देश बचेगा। तो हम तो इसी मुद्दे पे आगे के 4 फेज में भी जनता के पास जा रहे हैं। ठीक वही फॉर्मूले के साथ पीडीए वाले ना?
जी हाँ सर, अल्पसंख्यक भी है उसमें, आदि आबादी भी है, अगड़ा भी है, जहां मन करे वहां फिट कर दो एक को। खैर प्रदीप जी, एक बात जानना चाह रहा था कि मैं हरियाणा की स्थिति पर ही था। हरियाणा में कुल मिलाकर विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्लीज जरा अगर हम आंकड़ा दिखा पाए प्रदीप जी को। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 32 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, 10 विधायक, और 8 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और 8 में से 7 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। ठीक, और इस समय बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट चुका है। निर्दलीय विधायकों के सहारे आपकी सरकार चल रही थी और हालात यह है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने आपसे समर्थन वापस ले लिया। प्रदीप जी स्क्रीन पर। प्रदीप जी, इस आंकड़े के हिसाब से तो आप अल्पमत में दिखाई देते। तो सर विपक्ष को चाहिए ना अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। इस पे बहुत जल्दीबाजी, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना मेरी समझ से जल्दीबाजी होगी। सरकार बच जाएगी अगर ये, सरकार तो बचेगी। सरकार को कौन गिरा सकता है? फॉर्मूला? अब सर देखिए, राजनीति के बहुत सारे फॉर्मूले डिस्क्लोज नहीं किए जाते। जैसे कि अब सरकार बचाने के फॉर्मूले कैसे? कांग्रेस ने डिस्क्लोज किया था क्या? वो तो अदालत में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से अल्पमत में रही। नहीं, तो चलिए ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, ऑपरेशन लोटस सर, उसका डेफिनेशन बता दीजिए सर मुझे। ऑपरेशन लोटस का डेफिनेशन मीडिया क्या देती है? आप समझा दीजिए, मुझे नहीं आता सर, मैं थोड़ा कम पढ़ा सर। अरे चावला साहब, आप तो भिंगा के मारते हैं। कम पढ़े लिखे आप होते तो आप इतने अच्छे कहाँ होते? आप इतने अच्छे होते ही नहीं अगर आप कम पढ़े लिखे होते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 विधायकों की नाराजगी है उस पर चर्चा होगी और चर्चा होकर के उसको सुलझा लिया जाएगा। आखिर अल्पमत में सरकार चलती है तो वो न राज्य के लिए अच्छा है, न किसी भी राज्य का सम्मान करने वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति अच्छा शासन है। लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन अगर सरकार अल्पमत में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है तो उसके अलावा कोई चारा नहीं होता संवैधानिक तौर पे, लेकिन वैसी नौबत आएगी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? अरे सर, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से? चावला साहब, आप इतने तीखे सवाल ले आते हो तो हम कॉन्फिडेंस भी ना लेके आए सर। चलिए सर, आज लग रहा है कि बिल्कुल मेरे ऊपर ही निशाने साधे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पे साधते हो, एक दिन आप आ गए उधर तो बुराई क्या हुई? आज तिलक चावला निशाने पर आ गए हैं। थैंक यू सो मच राम प्रताप जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को रखा। वरुण जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी, और निपुण जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 चरण हुए पूरे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां चरण अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।